Hello everyone, yes, we are going with our new chapter, your 12th standard मैथमेटिक्स वन शॉर्ट वीडियो के साथ हम जाते हैं। आज के इस चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट के बारे में पूरा रिवीजन करेंगे एक ही वीडियो में। स्पेशली डिटर्मिनेंट को अगर आपको रिवाइज करना है, अलग अलग चैप्टर्स का एक अलग अलग पैटर्न होता है। ये डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर पढ़ने का एक पैटर्न है, उसको आप पहले अपने टॉपिक के साइड डिवाइड करो। वैसे तो मैं ऑफलाइन लेक्चर्स या हमारे स्कूल स्टूडेंट्स के साथ जब मैं पढ़ाता हूँ तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस दोनों कंबाइन करके पढ़ाता हूँ, लेकिन आज के इस वन शॉट वीडियो में मैं डिटर्मिनेंट का पूरा एक आपको वन क्लिक रिवीजन, आपको वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। पहले तो आपके उसके टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स में ये चैप्टर डिवाइड होता है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वहाँ पे सब मिक्सिंग दिया हुआ है। थोड़ा मैट्रिक्स का भी पोर्शन है, मैट्रिक्स वाले पोर्शन में डिटर्मिनेंट जा रहा है, डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स आ रहा है, ऐसा ऐसा सब कॉम्बिनेशन है। इसलिए तो फर्स्ट है उसके इवैल्यूएशन टाइप, यानी कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट क्या आपको टू डायमेंशनल डिटर्मिनेंट जो आप सॉल्व करते हो ए बी सी डी, तो ए डी माइनस बी सी, दिस इज 2/2 डिटर्मिनेंट। यस, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, डिटर्मिनेंट का ये राइटिंग पैटर्न है। अगर आप 3/3 करते हो सो 7 8 9, तो इसकी सिंपल टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। 1 2 3 करते हो, सेकंड वाले नंबर्स के साथ माइनस करते हो। ये कैसे आता है ये मैं बाद में आपको एक टॉपिक आएगा तब सिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है डिटर्मिनेंट। सो 2/2 आप मल्टीप्लाई करते हो, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आपको ये सब आता ही है। सो 5 6 भी ये बेसिक चैप्टर है, हर एक स्कूल्स, हर एक कोचिंग क्लास, हर एक जगह पे ये डिटर्मिनेंट एक स्टैंडर्ड 12 में ऐसा चैप्टर जो पहले शुरुआत के दिनों में ये लोग पढ़ाते हैं। सो 4 6 7 8 9, सो आप 3 को कर सकते हो 4 5 7 8, ठीक है, इस तरह से आपके आंसर ला सकते हो। सो फर्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट द इवैल्यूएशन। 2/2 और 3/3 का आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक में थोड़ा एप्लीकेशंस में जाते हैं कि डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। सो ये उसमें फर्स्ट है उसका, हाँ, तो उसके फर्स्ट एप्लीकेशन में आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक की पैटर्न के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा अलग जा रहा हूँ। तो जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, मान लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको x1 y1, x2 y2 और x3 y3, देर आर 3 वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल ABC, और आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो याद करो क्या करते थे आप, x1 x2 और x3 ऐसे रखते थे, सभी को एडिशन करते थे। फिर y2 माइनस y3, मैं तो ऐसे याद रख पाता हूँ, 1 2 3 1 2 3, फिर 2 आया, 3 1 2 है तो 2 3 1 ऐसे रिपीट हो रहा है, और x3 आया तो y1 माइनस y2। तो आप देख सकते हो ये आपने ऐसा रटा हुआ है 10th स्टैंडर्ड तक। लेकिन इसको अगर आप डिटर्मिनेंट से करना चाहते हो तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 1। तो अभी आप चेक करो, देखो x1 y2 माइनस y3 हो गया, x2 y1 माइनस y3, लेकिन माइनस है इसलिए y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, और इसका हाफ कर दो, यू विल गेट योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो दिस इज योर सेकेंड नंबर ऑफ टॉपिक। एप्लीकेशंस में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल करते हैं। फिर है भाई इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हम डिटर्मिनेंट्स के साथ क्रिएट करते हैं। मान लो कि भाई एक है पॉइंट x1 y1 और दूसरा है x2 y2, यानी कि ये जो AB लाइन है उसका अगर मुझे फॉर्मेशन करना हो डिटर्मिनेंट के साथ, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, चलिए। x1 y1 और x2 y2 आर द 2 पॉइंट्स, तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स में से पास हो रही ऐसी लाइन, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू दिस 2 पॉइंट्स। सो इसका फॉर्मेट है x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल्स टू 0। कोई भी आप एक एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, मान लो कि 1 2 एंड 3 4, तो मुझे लाइन का इक्वेशन बनाना है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो x y1 1 2 1 3 4 1,
अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, यू विल गेट योर लाइन इक्वेशन एज अ टाइप ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो एप्लीकेशन में फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो मैंने सेकंड टॉपिक में लिया था, और कई सारे एग्जांपल्स है ऐसे टाइप के मैं पैम्पलेट्स अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, जहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक के सम से कई भी आर डी शर्मा एग्जाम्पलर अलग अलग जो क्वेश्चंस है वो उन लोगों का एक पूरा एक मिक्सअप करके एक पैम्पलेट टॉपिक वाइज सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 टॉपिक का डिस्कशन किया, नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। चलिए, नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 है क्रैमर्स रूल। यस, ये क्रैमर्स रूल है, वो भी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, जो हम बोलते थे पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम जो पैटर्न करते थे वही पैटर्न डिटर्मिनेंट की आप रिवाइज कर सकते हो। 10th स्टैंडर्ड में आपने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा। मान लो कि भाई 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, ऐसा लीनियर इक्वेशन है, अभी मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इसकी पैटर्न है क्रैमर्स रूल, x लेते हो, फिर बीच में -y लिखते हो, फिर इसमें 1 लिखते हो कांस्टेंट के लिए, फिर यहाँ पे आप डिवीजन करते हो। ठीक है, अगर x चाहिए मुझे तो x को इक्वेशन के कोएफिशिएंट को हाइड कर दो, सो b1 c1 b2 c2। अगर y चाहते हो तो y को हाइड कर लो, a1 c1 a2। कई बुक्स में ये -y नहीं लिखते और c1 c2 पहले लिखते और a1 a2 लिखते, आंसर सेम ही आएगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हाइड कर दो, सो a1 a2 b1 b2। अब याद करो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही करते थे, सिर्फ ये 2 दंडी लाइन हम रखते नहीं थे, वही हमारा पैटर्न है। अभी इसको मैं 3 इक्वेशंस में कन्वर्ट करूं, a1x b1y c1z प्लस d1, a2x b2y c2z प्लस d2, a3x b3y c3z प्लस d3। यानी कि 3 वेरिएबल, तो मुझे x y z और 1 लेना पड़ेगा। तो सेकंड वाला माइनस, थर्ड वाला प्लस, लास्ट वाला माइनस। चलिए, तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, तो x को हाइड करो, b1 b2 b3 c1 c2 c3। यस, कांस्टेंट पार्ट है वो हो सके तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, यानी इज इक्वल्स टू 0। अगर आपका कोई इक्वेशंस ऐसे आते हैं, तो ये 7 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड ला दो, तो इजीली आप इसको मैनेज कर पाओगे। अगर y के साथ जाना है तो y को हाइड करो, सो a1 a2 a3, ठीक है, c1 c2 c3 d1 d2 d3। ऐसे आप z को हाइड करो, ऐसे आप कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को हाइड करो। अभी एक साथ अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए इन लोगों को सभी को नेम दे दो, यानी कि इसको d1 दे दो, इसको d2 दे दो, इसको d3 दे दो और इसको कैपिटल D दे दो। तो कई जगहों पे आप देखोगे तो x का आंसर लाने के लिए भाई -d1/d, y का आंसर लाने के लिए भाई d2/d, y3 का यानी कि z का आंसर लाने के लिए भाई -d3/d। ऐसे भी सम्स कर सकते हैं, तो वेरिएबल का आंसर इजीली आ जाता है। तो दिस इज टॉपिक नंबर 4 क्रैमर्स रूल। माइनर एंड कोफैक्टर्स, वैसे तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें मैट्रिक्स में चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में बहुत ही स्पेसिफिक है, यहाँ से शुरुआत डिटर्मिनेंट से होती है। माइनर का सिंबल है कैपिटल M और कोफैक्टर का सिंबल है कैपिटल A। अभी एक डिटर्मिनेंट लेते हूँ ABCD। सो जो एलिमेंट्स है उनका सिंबल होता है AIJ। I and J स्टैंड्स फॉर दी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स में कहाँ पे पोजीशन कर रहा है। वैसे तो 2/2 का माइनर पॉसिबली है, सिंगल एलिमेंट ही आएगा। माइनर मीन्स सब डिटर्मिनेंट। अगर आप 2/2 का लेता हो तो A का माइनर D आएगा, B का माइनर C आएगा, D का माइनर A आएगा, C का B आएगा, B का C आएगा। सिंगल एलिमेंट है, लेकिन इफेक्टिव तब होगा जब हम 3/3 के डिटर्मिनेंट्स लेंगे, यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23।
A31 A32 ये एलिमेंट्स हो गए इसके सारे के सारे। अभी मुझे इसका माइनर चाहिए, जितने एलिमेंट्स हो उतने माइनर होते हैं। तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं? माइनर कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, जो A11 है, जो A11 है तो उसकी रो और कॉलम आप कट करो। सो यू विल गेट एज A22 A23 A32 A33। ऐसे सारे के सारे माइनर ऑफ A11 माइनर ऑफ A12, यानी कि A22 का माइनर फाइंड करना है मुझे, तो ये रो और कॉलम कट कर दो। सो यू विल गेट एज A11 A13 A31 A33। ठीक है, सो दिस इज योर पैटर्न माइनर। जो इंपॉर्टेंट है वो है कोफैक्टर। सो कोफैक्टर का सिंबल है Aij इज इक्वल्स टू -1⁻I+j इंटू Mij, यानी कि कोफैक्टर फाइंड करने के लिए माइनर तो चाहिए ही। सो अगर माइनर आ गया फिर इसके पोजीशन के हिसाब से प्लस और माइनस आता है, यानी कि 1 1 है तो टोटल इवन है, इवन है तो एडिशन इवन है तो -1 की प्लस। सो इसके कोफैक्टर में प्लस साइन आएगी, इसमें माइनस आएगी, माइनर के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं लिखना है तो भी कर सकते हो। अगर मान लो कि मुझे A22 का कोफैक्टर चाहिए तो ये तो है ही, माइनर तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ में उसका 2 + 2 यानी कि इवन पावर है तो वो मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज योर कोफैक्टर। ये कोफैक्टर और माइनर की ज़्यादातर ज़रूरत हमें मैट्रिक्स में आएगी, लेकिन एक मैं अभी बात बता देता हूँ कि इससे डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन होता है। ये कोफैक्टर हम सीखते क्यों हैं, तो आप देखो, मैंने पहले ही जब इवैल्यूएशन अभी सिखाया 10 मिनट पहले, तो इसके इवैल्यूएशन में हमने क्या किया था, 1 इंटू दिस, तो ये क्या होगा, 1 का माइनर ही हुआ था। फिर 2 4 6 7 9 इसको माइनर के साथ ही मल्टीप्लाई किया था। 3 4 5 7 8 तो इसके माइनर के साथ ही मल्टीप्लाई किया। लेकिन मैंने एक जगह पे बोला कि अगर जो सेकंड नंबर है उसको माइनस रखो, तो ये माइनस रखने का जो ट्रेडिशन है वो आता है हमारा कोफैक्टर्स के साथ। तो कई बार आपको ऐसे भी पूछते कि ये फर्स्ट रो से इवैल्यूएशन किया, ऐसे नहीं, थर्ड रो से इवैल्यूएशन करो, सेकंड रो से इवैल्यूएशन करो, फर्स्ट कॉलम से इवैल्यूएशन करो, थर्ड कॉलम से इवैल्यूएशन करो। तो डिटर्मिनेंट की एक्चुअल डेफिनेशन अभी ये आती है कि डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम पकड़ो, विथ देयर कोफैक्टर्स। समझ में आया? दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। कि डिटर्मिनेंट क्या देता है मुझे, तो डिटर्मिनेंट ऑलवेज गिव्स द रियल नंबर। तो कैसे देता है कि जो आपने ये पैटर्न बनाई है उसमें कोई भी एक रो पकड़ो, मान लो कि मैंने ये रो पकड़ ली, अभी ये रो से मुझे इवैल्यूएशन करना है, तो ये रो के सारे नंबर्स यानी A21 A22 और A33 यानी कि 4 5 और 6, तो 4 5 और 6 को 4 को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो। 4 का कोफैक्टर क्या आएगा, तो भाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है यानी माइनस में आएगा। ठीक है, फिर 5 है तो उसके प्लस में आएगी, ये माइनस में आएगा। तो कोई भी एलिमेंट्स के नंबर्स को आप उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो। कोफैक्टर बोले तो उसमें अंदर माइनर तो आ ही गया, तो उसका प्रोडक्ट करो और बाद में तीनों का तीनों एडिशन करो। ये क्या हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है सब कुछ। सो यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी आप इस तरह के सम्स आपके 3/3 के डिटर्मिनेंट के सम आपके टेक्स्ट बुक में, लेकिन आपको 4/4 के पूछे, मान लो कि भाई मैं एक सिंपल सम ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये एक सिंपल सम लिया है। अभी मुझे इसका डिटर्मिनेंट करना है। ठीक है, तो वैसे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 3/3 का, लेकिन आपको कौन प्लस रखना है कौन माइनस रखना है वो डिसीजन आपको देगा कोफैक्टर। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसके कोफैक्टर्स के साथ प्लस ही आएगा, यानी ये तीनों का आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो ये तीनों का आएगा, इसके साथ माइनस, ये अगेन है प्लस, ये है माइनस। तो आप जितना भी बड़ा डिटर्मिनेंट लो, 4/4 का लो, 5/5 का लो, वैसे तो इतने लंबे आपको पूछने वाले नहीं है, लेकिन कोई भी आप डिटर्मिनेंट कर सकते हो, तो वो कोफैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ कर सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसके बारे में समझाता हूं। टॉपिक ऑफ दिस वन शॉर्ट वीडियो इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे आपको
लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, मीन्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस पेजेस में जो हम प्रूफ वाले सम्स करते हैं वो यहाँ से आते हैं। अभी मैं कोई सम्स या एग्जांपल नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ इसके कंसेप्ट जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है वो आपके टेक्स्ट बुक में थ्योरम के हिसाब से, कोई पोस्टुलेट के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन मैंने अपनी तरह से उसको 7 प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया है। उसको मैं 7 स्टार प्रॉपर्टीज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? 7 स्टार प्रॉपर्टीज। उसमें 7 में से 4 प्रॉपर्टीज है उसके सिंबल के साथ है। तो पहला सिंबल है इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, तो उसका सिंबल है RI to CI, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हो? RI to CI, यानी सारी की सारी रोज कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, सारे के सारे कॉलम्स रो में कन्वर्ट कर दो। तो उससे इफेक्ट क्या होता है? प्रॉपर्टीज क्या है? तो नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, शॉर्ट में याद रखो, कोई थियरम आपको प्रूफ करने वाले नहीं पूछने वाले। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज पूछने वाले हैं, कोई थियरम प्रूफ करने वाले नहीं पूछेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। हाँ, मैं रोज लिखूंगा तो आपको साथ में समझ लेना है कॉलम्स भी आ गए। तो उसके सिंबल ऐसा है R1 R2, कई जगह पे ऐसा भी लिखते हैं, कई जगह पे R12 ऐसा भी लिखते हैं, ऑल आर सेम। ठीक है, RI2 RJ RIJ कोई भी लिख सकते हो। तो इससे प्रॉपर्टी क्या बनती है, यानी कि यूज क्या है इसका? तो अगर आप इंटरचेंजिंग ऑफ रोज करते हो, थ्योरम ऐसे बोलता है कि अगर आप डिटर्मिनेंट के कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम को चेंज करो तो वो आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि आपको माइनस आगे रखना पड़ेगा, पुट माइनस। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं, इंटरचेंजिंग देन नो चेंज। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज, यहाँ पे पुट माइनस। और यहाँ पे जो इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम है, दोनों वर्ड एक ही साथ रखते हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ ट्रांसपोज। है तो वर्ड बाय डिटर्मिनेंट मैट्राइसिस का, लेकिन हम यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में वर्ड के साथ, वर्ड्स के साथ सिर्फ उसका। ठीक है, डिटर्मिनेंट में अगर ट्रांसपोज नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ट्रांसपोज देन नो चेंज, इंटरचेंज देन पुट माइनस, ऐसे शॉर्टकट्स आप बना सकते हो। थर्ड में है वेरी इंपॉर्टेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यस, हाँ, ये एक बात याद रखना, डिटर्मिनेंट की कोई भी आपकी रोज है और कोई एक मल्टीप्लाई कर रहे हो स्केलर, तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। यानी कि k मल्टीप्लाई करो तो ये क्या, या तो एक रो को मिलेगा, ये रो को मिलेगा, या तो ये रो को, या तो कॉलम को कॉलम को कॉलम को, सभी मल्टीपल्स यानी कि सभी के सभी एलिमेंट्स के साथ नहीं मिलने वाला है। तो प्रॉपर्टी क्या है? तो अगर आप स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाँ, नोटेशन ऐसे लिखते हैं कई जगहों पे KRI या KCI, दिस इज द सिंबल। सिंबल्स भी याद रखना है, प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है। तो अगर मैं स्केलर मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो कि भाई मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो डिटर्मिनेंट में उतना ही मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट k टाइम्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स आप बना सकते हो। ट्रांसपोज देन नो चेंज, यानी कि आप कितना भी ट्रांसपोज कर लो, यानी कि रो टू कॉलम में चेंजेस कर लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इंटरचेंजिंग करो, कोई भी 2 रोज 2 कॉलम्स के आप इंटरचेंजिंग करो तो पुट माइनस, आगे माइनस रख लो, आगे आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको ये सम जो है वो प्रॉपर्टीज के साथ यानी कि प्रूफ के साथ करना है। तो हर बार कोई आप चेक करने नहीं जाओगे, डायरेक्ट इंटरचेंज किया है, आगे माइनस लिखे जाने दो, क्योंकि इवैल्यूएशंस आपको लास्ट में लाना है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन फाइनल प्रूफ लाना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जितना आपने मल्टीप्लाई किया उतना आप डिवाइड भी कर सकते हो। सो डिटर्मिनेंट k टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको तो मैं ऐसे बोलता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय k देन डिवाइडेड बाय k। अगर आपको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो जब आप सब्स करोगे तभी पता चलेगा। एंड द लास्ट फोर्थ नंबर सभी का बाप है प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कोई एक रो के साथ आप ऐड करो, यानी RI to RI प्लस KRJ, यानी कि कोई एक रो में किसी रो को ऐड करके मल्टीप्लाई कोई एक नंबर के साथ ऐड कर सकते हो आप। यानी कि इसको अलग तरीके से भी अलग अलग जगह पे बोलते हैं RIJK। और ये प्रॉपर्टी बहुत बार आप गिन भी नहीं सकते हो, इतनी बार यूज होगी ये प्रॉपर्टी। ये सेम कॉलम में भी आप यूज कर सकते हो, CI to CI प्लस, यानी कि जो रो में आपको प्रोसेस करनी है वो रो में आप
आंसर ला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको आर आई जे के यानी कि सेकंड नंबर को के साथ मल्टीप्लाई करके 1 में डालना है। ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आर जे टू आर आई कोई भी। सो दिस आर दी ऑल दिस सिंबल्स। अभी जो 5, 6 और 7 है प्रॉपर्टीज में, 7 स्टार में 4 है वो सिंबल के साथ है, बाकी के 3। तो एनी 2 रोज सेम या कॉलम सेम, रोज बोलूँ तो कॉलम भी आ जाए, तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0। एनी एटलीस्ट 0 रो या कॉलम, तो भी आंसर 0। शॉर्ट में याद रखो, शॉर्ट में 2 रो सेम या 2 कॉलम सेम 0, कोई भी 1 रो या 2 रो, तीनों 3 रो 0 होगी तो वैसे भी 0 आएगा, लेकिन एटलीस्ट 1 रो, एटलीस्ट 1 रो 0, सो आंसर 0। एंड द लास्ट इज, लास्ट है वो ऐसा है कि आप a प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, जी एच आई जे के एल ऐसा करते हो, तो इसको मैंने नाम दिया है एडिशन, स्प्लिट्स वेयर एडिशन। इसको मैंने नाम क्या दिया है, स्प्लिट वेयर एडिशन। यानी कि जहां पे आपको एडिशन हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, तो वहां से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। यानी कि स्प्लिट करने में ये दोनों रोज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों रोज में कोई चेंज नहीं आएगा। जी एच आई जे के एल प्लस जी एच आई जे के एल। तो फर्स्ट रो में एक बार ए बी सी डालो, सॉरी ए सी ई डालो और बी डी एफ डालो। तो जहां पे आपका एडिशन हो रहा है वहां से डिटर्मिनेंट स्प्लिट्स हो जाते हैं, तो उसको मैंने नाम दिया स्प्लिट्स वेयर एडिशन। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी 7 प्रॉपर्टीज, 7 स्टार प्रॉपर्टीज फॉर प्रूफ एग्जाम्पल्स। और जब कभी भी आप प्रूफ करोगे इसके साथ आपको बहुत सारे इसके यूजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज दी 1 शॉट वीडियो फॉर डिटर्मिनेंट। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।